Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the CSIR examination. So there is only about a month left, so you have to work hard. And this is the next series of the free crash course by bio.com specifically for the CSIR as well as SET examination. So I have already provided the 6 videos regarding the preparation and the important topics. So you can check it out. I will provide the link in the I button as well as in the description box. Now in today's video, I will provide some of the important topics which will be going to be asked in this 2024 examination. It means आप बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो 100% इम्पॉर्टेंट हैं एंड 100% श्योर हैं कि आज के जो वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बिल्कुल भी आप उसको ऐसी लाइटली मत लीजिए. दिस विल बी आस्क्ड इन योर 2024 एग्जामिनेशन. अब उसका जो किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताऊंगी. सो आज का जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखिए एंड तुरंत का तुरंत पढ़ लीजिए, बिकॉज अब अगर आप वीडियोस को कलेक्ट करते जाएंगे सो आप बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट कर देंगे एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है. पाइलअप मत कीजिए. जैसे जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ वैसे वैसे देखते जाइए. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हुए, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल and do watch the video completely to gain insights of what can be asked and what will be asked in the CSIR 2024. So our today's topic is different enzymes of replication. आप सभी जानते होंगे कि रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स हैं उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग मैचिंग के फॉर्मेट में, या फिर सिंगल लाइन क्वेश्चंस या कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप इसे अगर स्किप करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने से रह जाएंगे. सो इन शॉर्ट ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मच ईजी. थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव पढ़ना है बिकॉज यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में एंजाइम के नाम अलग अलग होते हैं एंड ऑल्सो फंक्शन तो सेम होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. तो आपको उन सबको ध्यान में रख के लर्न करना होगा. सो स्टे ट्यून्ड. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज द एंजाइम्स और द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस. अब ये जो प्रोसेस है उसमें यूकैरियोट्स का अलग रिक्वायरमेंट होता है, एंजाइम्स का नाम अलग होता है एंड प्रोकैरियोट्स में अलग नाम होता है. तो ये वाला जो है वो प्रोकैरियोट्स है एंड ये जो है वो यूकैरियोट्स है. तो यू हैव टू स्टडी द कंपैरेटिव. Like DNA A is responsible for the recognition of origin of replication and यही सेम फंक्शन यूकैरियोट्स में कौन करता है? ORC प्रोटीन करता है. नाउ गायरेज जो है वो किस नाम से जाना जाता है यूकैरियोट्स में? इट इज टोपोआइसोमेरेज 1 एज वेल एज 2 इन द यूकैरियोट्स एंड इट्स फंक्शन इज टू रिलीव द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आफ्टर द हेलिकेज अनवाइंडिंग. हेलिकेज के काम करने के बाद जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आता है डीएनए के स्ट्रैंड में उसे रिमूव करने के लिए गायरेज एंजाइम का यूज किया जाता है. नाउ डीएनए बी एंड इट्स यूकैरियोटिक काउंटर पार्ट इज MCM एंड इट इज द डीएनए हेलिकेज दैट अनवाइंड्स द पैरेंटल डुप्लेक्स. रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले अनवाइंडिंग होती है. सो इट इज द डीएनए बी एंड E. coli और द प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स इट इज MCM and DNA C as well as CDC6 and CDT1 is the helicase loader. It means it will load the helicase onto the DNA. And the single stranded binding protein as well as the RPA for the E. coli as well as the eukaryotic protein. And it is for the maintaining DNA in a single stranded state. यानी कि जब अनवाइंड हो गया है तो वापस से वो रिवाइंड ना हो, इसको कौन इंश्योर करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. And now gamma complex as well as the RFC, it is the subunit of DNA polymerase holoenzyme that loads the clamp onto the DNA. And also the polymerase 3 core as well as polymerase delta and polymerase epsilon. ये क्या होते हैं? ये प्राइमरी रेप्लिकेटिंग एंजाइम होते हैं and it synthesize entire leading strand as well as the Okazaki fragment and also have proofreading activity. उसके अलावा बीटा क्लैम्प एज वेल एज दी PCNA, इसका काउंटर पार्ट यूकैरियोट्स में इट इज़ अ रिंग शेप्ड सब यूनिट ऑफ DNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम दैट क्लैम्प्स द रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज. एंड प्राइमेज दोनों में ही रहता है. प्राइमेज का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ द RNA प्राइमर.
एंड डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, ये सील करता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को टू मेक अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड. पॉलीमरेज 1 एज वेल एज FEN1 इज़ फॉर रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर. तो ये एक टेबल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस. तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके एंड इसका फंक्शन भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप बहुत अच्छे से रिमेंबर रख सकते हैं. एंड जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, मैचिंग के फॉर्मेट में आएगा. डिफरेंट एंजाइम्स विद डिफरेंट फंक्शन अलग अलग कॉलम्स में आपको मैच करना होगा, या फिर फंक्शन लिख के आएगा स्टेटमेंट बेस्ड में एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है, या फिर पर्टिकुलर पूछ सकता है DNA A क्या है, DNA B क्या है, ORC क्या है, CDC6 क्या है, MCM क्या है. B सेक्शन में आएगा तो इस पैटर्न में आएगा. Now these are the enzymes that function at the replication 4. प्राइमेज का काम कौन करता है इन E. coli और दी प्रोकैरियोट्स, इट इज़ द DNA G. यानी कि जो DNA G है इट एक्ट एज अ प्राइमेज, प्राइमर्स का सिंथेसिस करता है. और वहीं ईस्ट की बात करें यूकैरियोटिक की तो इट इज़ दी प्राइमेज PR1 एंड PR12. और उसके अलावा ह्यूमंस में प्राइमेज ही नाम है उसका एंड DNA हेलिकेज. तो इन द प्रोकैरियोट्स DNA B and it is the MCM 2 to 7 complex and MCM 2 to 7 complex same in the eukaryotes. Single stranded binding protein, it is SSB in prokaryotes and RPA in Saccharomyces cerevisiae, that is in eukaryotes. Topoisomerases topo1 and gyrase in E. coli and topo1 2 दोनों में ही रहता है एंड ह्यूमंस में भी topoisomerase 1 2 दोनों रहता है. topoisomerase 1 E. coli में एंड topoisomerase 2 इज नोन एज gyrase इन प्रोकैरियोट्स एंड दोनों ही हमारे ईस्ट में और फिर ह्यूमन में topoisomerase 1 2 दोनों रहता है टू रिमूव द पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इन द DNA strand. And apart from that, these are the different number of subunits in the DNA polymerase of prokaryotes as well as the eukaryotes. तो ये important है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे भी फंक्शन लिस्ट आउट है. पॉलीमरेज 1 इज़ फॉर दी RNA प्राइमर रिमूवल एज वेल एज इट हैज़ फंक्शन इन दी DNA रिपेयर पाथवे. एंड उसके अलावा पूरा फंक्शन दिया है पॉलीमरेज 2 का, 3 का एंड ऑल्सो दी 4 एंड 5. तो कौन सा किस में इन्वॉल्व है, कौन सा DNA रिपेयर पाथवे में याद रहता है वो भी पूछा जाता है, वो भी आपको याद रखना है. एंड ऑल्सो दी यूकैरियोटिक में जैसे बहुत सारे रहते हैं. पॉलीमरेज अल्फा जिसके 4 सब यूनिट्स होते हैं एंड इट इज़ फॉर दी primer synthesis during the DNA replication. Polymerase beta, it has only one subunit and it is involved in the base excision repair. Polymerase gamma, it has 3 subunit and it is involved in the mitochondrial DNA replication process and repair. Polymerase delta, which is responsible for the lagging strand DNA synthesis. And polymerase epsilon is for लीडिंग स्ट्रैंड DNA सिंथेसिस. ये जो है वो हर बार पूछा गया, आप कोई भी PYQ उठा लीजिए किसी भी एग्जाम का. पॉलीमरेज डेल्टा जो है इट इज़ फॉर दी लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड के लिए कौन सा होता है, डेल्टा. एंड एप्सिलॉन क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस द लीडिंग स्ट्रैंड. तो ये बहुत ध्यान से याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना. डेल्टा फॉर लैगिंग एंड एप्सिलॉन फॉर लीडिंग. उसके अलावा जो पॉलीमरेज थीटा है इट इज़ ओनली 1 सब यूनिट एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द DNA रिपेयर ऑफ क्रॉस लिंक्स. उसके अलावा बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, एटा, लैम्डा, म्यू, कापा. तो ये सारे के फंक्शन आपको याद रखना है. सो इसका भी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन दिस 2024 एग्जामिनेशन. इसका मैचिंग भी आ सकता है डायरेक्टली. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा ये सब मेंशन कर देगा एंड आपको फंक्शन बताना होगा. नाउ अगर हम एंजाइम्स की ही बात करें थे तो DNA डैमेज के एंजाइम्स से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से टाइप के DNA डैमेज में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है एंड उसके अलावा वो किस टाइप के डैमेज में एक्टिव होता है, कौन सा रिपेयर किस टाइप के डैमेज में काम करता है. सो मिसमैच रिपेयर एंड मिसमैच रिपेयर जो है इट इज़ ड्यू टू दी रेप्लिकेशन एरर्स. यानी रेप्लिकेशन एरर से जो डैमेज होता है उसके रिपेयर के लिए होता है मिसमैच रिपेयर. MMR इज़ फॉर डैमेज ड्यू टू दी रेप्लिकेशन एरर्स, उसको ये ठीक करता है. एंड एंजाइम्स जो इन्वॉल्व है वो है म्यूटेस, म्यूटेल एंड म्यूटेच इन E. coli एंड MSH, MLH एंड PMS इन ह्यूमंस.
मिसमैच रिपेयर से एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, अगर आपने देखा है डू कमेंट बिलो कि मैंने क्या डाला था. एंड ऑल्सो फोटो रिएक्टिवेशन विल रिपेयर दी पायरिमिडीन डाइमर्स, यानी जो डाइमर्स बनते हैं उसको ये ठीक करता है. एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज फोटो रिएक्टिवेशन से याद रखना है डीएनए फोटोलाइएज. उसके अलावा BER, इसको मैंने बहुत बार बताया कि डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो एंजाइम है इट इज़ दी मोस्ट वाइटल एंजाइम फॉर दी BER, दैट इज़ बेस एक्सिजन रिपेयर. एंड ये डैमेज्ड बेस को करेक्ट करने के लिए होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट NER, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, एंड इट विल रिपेयर दी डैमेज कॉज्ड टू बल्की एडक्ट ऑन दी बेस, यानी कोई बल्की ग्रुप अटैच हो जाता है जब बेस में रेप्लिकेशन के टाइम पे, तब होता है. टाइम्स भी मेंशन है. उसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जब होता है डीएनए में, यानी दोनों ही स्ट्रैंड में जब डैमेज होता है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, तब कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, REC-A एंड REC-BCD इन इकोलाई. एंड ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, उसमें पैरामिडीन डाइमर या फिर एप्यूरिनिक साइट हो जाता है या फिर बल्की ग्रुप आके अटैच हो गया बेस में, तो ये सब के लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं वो मेंशन्ड है. सो अगेन जो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर पाथवे है उसकी कौन कौन से एंजाइम है एंड कौन सा पाथवे कब एक्टिव होता है, किस टाइप के डैमेज को हील करता है, या फिर किस टाइप का जो रिपेयर है वो किस टाइप के डैमेज को हील करता है, ये ठीक करता है. सो ये सब भी पूछा जा सकता है. नाउ वी हैव राइट नाउ स्टडीड दी डिफरेंट काइंड ऑफ डैमेज एज वेल एज दी repair pathway and along with the enzymes involved. Now this can be also asked. So ये भी पूछा जा सकता है some human hereditary disease and cancer associated with the DNA repair defects, यानी अगर बहुत सारे जो डैमेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे DNA रिपेयर पाथवे हैं, लेकिन व्हाट इफ कि अगर वो DNA रिपेयर पाथवे ही काम ना करे, क्योंकि कई सारे हमें पेशेंट्स, मतलब आज के डेट में कैंसर बहुत कॉमन डिजीज़ हो गया है, तो ऐसा क्या होता है या ऐसे कौन कौन से डिजीजेज हैं जब डीएनए रिपेयर पाथवे ही फेल हो जाता है, यानी जो बचाता था डीएनए डैमेज हो गया है उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट करता था. सो व्हाट इफ अगर डीएनए डैमेज पाथवे ही डिफेक्ट हो गया है, माल फंक्शनिंग हो गया है, तब कौन कौन से टाइप के कैंसर है, कौन कौन से टाइप के हेरिडिटरी डिजीज़ हो सकते हैं वो देखते हैं. सो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, अगर आपने देखा है सो डू कमेंट बिलो. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप, जो मैं मेहनत करती हूँ, जो मैं एफर्ट्स लगाती हूँ आपको क्विक एंड इजी क्रिएटिव मैनर में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ताकि आपको B सेक्शन के या फिर C सेक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, वो रिमेंबर हो. तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, इट विल वेरी मच सेटिस्फाइंग फॉर मी कि हाँ आप मैं कम्युनिटी पोस्ट और भी डालूँ, मुझे ये एनकरेजमेंट मिलेगा. सो डू कमेंट बिलो. तो मैंने यही चीज़ डाला था कि जो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर होता है, मेनली वो होता है जब डीएनए मिसमैच रिपेयर पाथवे जो है वो क्या हो जाता है, वो डिफेक्ट आ जाता है उसमें. एंड वो भी देखा था हमने कौन कौन से एंजाइम में पर्टिकुलर डिफेक्ट आता है, मैंने वो भी प्रोवाइड किया था. सो ये जो है वो क्यों होता है, जब डीएनए मिसमैच रिपेयर पाथवे डिफेक्ट होता है. तो ये क्वेश्चन अगर आए कि MMR अगर डिफेक्ट हो गया तो कौन सा कैंसर, तो इट इज़ दी कोलोरेक्टल कैंसर. के अलावा जो सेकेंड है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, सो इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन दी NER, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर. एंड ये जो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है उसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी किस चीज़ के लिए होता है, UV रेडिएशन के लिए. सो अब नेक्स्ट कौन सा है, ब्लूम्स सिंड्रोम. सो ब्लूम सिंड्रोम जो है इट इज़ ड्यू टू दी डिफेक्ट इन दी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, यानी जो ब्लूम सिंड्रोम होता है वो होता है, उसको रिपेयर कौन करता था, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, यानी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जब लगता है तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उसे रेक्टिफाई किया जाता है. तो ये वाला रिपेयर पाथवे जब हिंडर होता है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्लूम्स सिंड्रोम. एंड इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कार्सिनोमा, लिम्फोमास एंड ल्यूकेमियाज देखने को मिलता है. एंड इसके अलावा फैंकोनी अनीमिया, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू दी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. जब ये पाथवे काम नहीं करेगा तो ये वाला जो कैंसर है या डिजीज़ है वो क्या होगा. अब ये एनीमिया है और ये फैंकोनी एनीमिया है, तो ये इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी कार्सिनोमा, ब्लड कैंसर, ल्यूकोमिया देखने को मिलेगा. एंड इनके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर है BRCA1 BRCA2 डेफिशिएंसी की वजह से,
सो इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स बाई होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, यानी ये जो तीनों थे इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन द डबल स्ट्रैंडेड DNA रिपेयर पाथवे बाय द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, ब्लूम सिंड्रोम, फैंकोनी एनीमिया, या फिर जो ब्रेस्ट कैंसर है, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारे आपको याद रखना है कि कौन सा रिपेयर पाथवे हिंडर होता है या मॉल फंक्शन होता है या डिफेक्ट आता है तो किस टाइप की हेरिडिटरी डिजीज़ या कैंसर अराइज होते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ये भी पूछा जा सकता है, सो आपको ये भी ध्यान में रखना है। Now the most important and the favorite topic of CSIR is the Vir genes from the plant biotechnology section. I have already made a video on the TI plasmid. TI plasmid पे मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी आपके लिए, यू कैन चेक इट आउट। मैंने उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा TI plasmid का स्ट्रक्चर एज वेल एज कैसे ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ जीन का वो कैसे होता है, एंड इसके अलावा ये जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से विर जीन्स विरुलेंस फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो सिंगल वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो आप डिटेल चाहते हैं यू कैन चेक इट आउट, आई विल प्रोवाइड द लिंक। एंड यहाँ पे मैं पूरा फंक्शन यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया था, विर ए क्या फंक्शन करता है, विर जी, विर D1 D2, विर E2, विर B, H एंड F। सो हमेशा फंक्शन पूछा जाता है कि कौन सा विर जीन सबसे पहले एक्टिव होता है। विर जीन से क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब आप वो वाला जो वीडियो देखेंगे जो मैंने डिटेल में विर जीन्स पे TI प्लाज्मिड पे बनाया है, आपको उसमें समझ आएगा मैंने एक एक जीन का फंक्शन, एक एक फैक्टर का फंक्शन बताया, कब कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है, कब कौन सा फैक्टर काम करता है। सो जो विर ए है सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इट इज़ अ पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी इसका फंक्शन जो ये होता है कि सबसे पहले जो प्लांट में वुंड हुआ है उसे ये क्या करता है, सबसे पहले यही पता करता है, इसे ही पता चलता है, यही सेंस करता है। सो विर ए प्रोडक्ट इज़ अ पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट सेंसेस स्पेसिफिक फिनोलिक कंपाउंड्स, क्योंकि कोई भी इंजरी प्लांट्स में होती है तो फिनोलिक कंपाउंड्स जो है वो लीच आउट होते हैं प्लांट्स में से, लाइक एसिटोसिरिंजोन एंड सिरिंजोन। तो ये जो हैं वो वुंडेड प्लांट से रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले उसको सेंस कौन करता है, विर ए प्रोटीन, एंड उसके बाद ही जो बाकी सारे प्रोटीन हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी विर ए एक्टिव हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है विर जी को, और उसके बाद विर जी एक्टिवेट हो जाता है। विर जी अगर एक्टिवेट हो गया तो विर जीन एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ अदर विर जीन, यानी सबसे पहले विर ए एक्टिव होता है, उसके बाद विर जी, उसके बाद ये विर D1 D2 विच एक्ट एज अ एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद विर E2, और विर E2 क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टीडीएनए को। उसके बाद विर बी जो पोर का फॉर्मेशन करता है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है ब्लू में, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ब्लू वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे तो क्विकली आपको दिखेगा कि हाँ इस वाले का फंक्शन क्या है। एंड ऑल्सो ये बनाते वक्त मैंने ये भी ध्यान रखा है कि मैंने रेंडम नहीं डाला है विर जीन्स, जिस सीक्वेंस में वो एक्टिव होते हैं उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इस टेबल में। सो आपको ध्यान रखना है, पहले विर ए, विर 2 सेकेंड, थर्ड में विर डी, फिर विर 4, विर E2 जो है वो फोर्थ में, फिर उसके बाद विर बी, देन विर एच, एंड देन लास्ट में विर एफ। उसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है प्लांट बायोटेक से वो आ सकता है मार्कर्स पे। सो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेबल डाला है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, C सेक्शन में आने के इसके चांसेस हैं। सो इसमें सबसे पहले आपको प्रिंसिपल याद रखना होगा कि कौन से मार्कर का प्रिंसिपल एम्प्लीफिकेशन है और किसका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन है। सो आपको ध्यान रखना है कि RAPD एज वेल एज AFLP एंड द सीक्वेंस टैग्ड माइक्रोसैटेलाइट, ये जो तीनों हैं वो तीनों ही बेस्ड होते हैं DNA एम्प्लीफिकेशन पे, यानी ये PCR बेस्ड मार्कर्स हैं। ओनली द RFLP इज़ द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन बेस्ड मार्कर इन विच द सडन ब्लॉटिंग टेक्स प्लेस। सो आपको ये पहला प्रिंसिपल याद रखना है। अगर RFLP पूछा जा रहा है सो इट इज़ अ नॉन PCR बेस्ड, यानी किसी तरह का एम्प्लीफिकेशन उसमें नहीं किया जाता है। एंड अगेन वही डिटेक्शन की बात करें तो DNA स्टेनिंग, बिकॉज इसमें एम्प्लीफिकेशन इन्वॉल्व है, सो DNA स्टेनिंग किया जाता है RAPD में एज वेल एज इन दी AFLP एंड दी माइक्रोसैटेलाइट्स में, और वहीं RFLP में क्या जाता है, सडन ब्लॉटिंग किया जाता है। सो नाउ अब दो और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे DNA रिक्वायर्ड का क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये क्वालिटी होगा।
सो डीएनए का कैसा क्वालिटी चाहिए? सो आरएपीडी के लिए अगर क्रूड डीएनए भी है तो भी आप एम्पलीफाई उसे कर सकते हैं, बट आरएफएलपी के लिए क्या चाहिए? प्योर चाहिए। एएफएलपी के लिए भी कंपैरेटिवली प्योर चाहिए। किससे? आरएपीडी एंड माइक्रोसैटेलाइट से। माइक्रोसैटेलाइट भी क्रूड अगर हमारा डीएनए सोर्स है तो उसका भी किया जा सकता है। एंड डीएनए रिक्वायर्ड क्वांटिटी में तो कम अमाउंट में चाहिए। किसके लिए? आरएपीडी के लिए, क्योंकि वो एम्पलीफाई हो जाएगा। सो आरएफएलपी में ज़्यादा चाहिए बिकॉज एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता, और मीडियम चाहिए एएफएलपी में, एंड अगेन लो चाहिए फॉर माइक्रोसैटेलाइट। प्राइमर का रिक्वायरमेंट पीसीआर बेस्ड है तो प्राइमर लगेगा, नहीं है तो नहीं चाहिए। सो इट विल बी येस इन दी आरएपीडी, एएफएलपी एंड माइक्रोसैटेलाइट, एंड नो इन दी आरएफएलपी बिकॉज इट इज़ अ नॉन पीसीआर बेस्ड। और वहीं प्रोब का बात करें तो प्रोब नहीं चाहिए आरएपीडी के लिए, एंड इट इज़ येस फॉर द आरएफएलपी बिकॉज इट इज़ सडन ब्लॉटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होता है। एंड सो एएफएलपी एंड सीक्वेंस टैग माइक्रोसेलुलर में नहीं चाहिए बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द एम्पलीफिकेशन प्रोसीजर। सो उसके अलावा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सा मार्कर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और कौन सा को डोमिनेंट। सो इट इज़ डोमिनेंट, आरएपीडी डोमिनेंट होता है, एंड आरएफएलपी एंड एएफएलपी जो होता है वो को डोमिनेंट होता है, एंड एएफएलपी जो है वो डोमिनेंट, एंड ऑल्सो इट कैन एक्ट एज अ को डोमिनेंट मार्कर। एंड जो माइक्रोसैटेलाइट है इट इज़ ऑल्सो को डोमिनेंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आरएपीडी ही सिर्फ डोमिनेंट नेचर से काम करता है, एंड बाकी जो है वो को डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी मीडियम होता है, इंटरमीडिएट आरएपीडी में, एंड इट इज़ हाई इन आरएफएलपी क्योंकि वो सडन ब्लॉटिंग, डाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस पे बेस्ड होता है इसीलिए, एंड इट इज़ हाई इन द एएफएलपी एंड ऑल्सो इन द सीक्वेंस टैग्ड माइक्रोसैटेलाइट। कॉस्ट की बात करें तो बहुत कम कॉस्ट आता है आरएपीडी का, और वहीं बहुत सारे प्रोसेस हैं आरएफएलपी में तो इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड इट इज़ मीडियम इन एएफएलपी एंड माइक्रोसैटेलाइट भी चीपर है। सो ये कंपैरेटिव है, आपको कंपैरेटिव आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान रख पाएंगे। नाउ प्लांट बायोटेक से ही थर्ड टॉपिक आज के वीडियो का, इट इज़ द सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर। सो इसमें है सिलेक्टेबल मार्कर एंड द सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर। सो इसमें नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज दैट इज एब्रिविएटेड एज NPT2। सो NPT2 के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है? G418, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन और पेरोमाइसिन। एंड हाइग्रोमाइसिन दैट इज HPT, हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। सो सबस्ट्रेट क्या यूज होता है? हाइग्रोमाइसिन B। इसके अलावा ब्लियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, ब्लियोमाइसिन यूज होता है, एंड ये सल्फोनामाइड बहुत पूछा जाता है, सल्फोनामाइड रेजिस्टेंस के लिए सल्फर डायजीन यूज होता है। इसके अलावा जेंटामाइसिन के लिए जेंटामाइसिन, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज दैट इज SPT के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है DHFR दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इसमें सबस्ट्रेट जो यूज़ होता है वो होता है मीथोट्रेक्सेट। इसके अलावा फॉस्फिनोथ्रिसिन, इसमें फॉस्फिनोथ्रिसिन PPT करके ये पूछा जाता है। एंड इसके अलावा ये वाला, ये मैंने अपने प्रीवियस DBT के सीरीज़ में भी ये सब बताया था डिटेल में, ग्लाइफोसेट से तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन से। एंड इसके अलावा इसमें PSBA जीन, ब्रोमोक्सिनिल, जिसमें मैं स्टार लगा रही हूँ वो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, जैसे कि ब्रोमोक्सिनिल नाइट्रिलेज, उसके बाद ये शिकिमिक एसिड पाथवे वाला ग्लाइफोसेट एंड DHFR, ये सब आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो आपको ये भी ध्यान रखना है। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन A, B एंड Z DNA। अब ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट मैंने उसमें मेजर ग्रुव एंड माइनर ग्रुव के बारे में नहीं बताया था। सो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो PYQs में आपने भी देखा होगा कि जो क्वेश्चन है वो इस पे ही पूछा जा रहा है कि यानी कौन से DNA का मेजर ग्रुप जो है वो नैरो है, डीप है, वाइड है, फ्लैट है, किस टाइप का है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप क्या क्या डिफरेंसेस हैं A, B और Z DNA में, ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये पूछा जा रहा है। बिकॉज आप बाकी सब तो थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, बट कन्फ्यूजन किस में होता है? मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में, कि कौन सा नैरो होगा, कौन सा शैलो है, कौन सा वाइड है, कौन सा बहुत ज़्यादा डीप है। तो आपको ये वाला जो की पॉइंट है, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन A, B एंड Z DNA, ये भी याद रखना होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन ये वाला कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, बेस पेयर्स कितने होते हैं पर हेलिकल टर्न,
उसके अलावा आपको राइट हैंडेड है कि लेफ्ट यानी हेलिकल सेंस दे देगा, एंड मेजर ग्रूव या फिर माइनर ग्रूव में से किसी एक को दे देगा, एंड कैरेक्टरिस्टिक दे देगा। आपको पूछेगा कि ए डीएनए है, बी डीएनए है, जेड डीएनए। तो अगर आप दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं एंड अगर ये नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाए। तो आई विल एडवाइस कि मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव भी आपको ध्यान रखना है। सो ए डीएनए का जो मेजर ग्रूव है वो कैसा होता है, इट इज़ नैरो एंड डीप। वहीं बी डीएनए की क्या बात करते हैं, जैसे नैरो है तो उसका ऑपोजिट हो गया है वाइड एंड वो डीप ही होता है। एंड जेड डीएनए की बात करें तो वो फ्लैट होता है। वहीं माइनर ग्रूव की बात करें तो इट इज़ वाइड एंड शैलो। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे ए डीएनए का आप एक चीज़ याद हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज़ें पढ़ते हैं यानी कंपैरिजन वाली चीज़ पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद रखिए ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो आपकी मेमोरी में। जैसे अभी आपने देखा मेजर ग्रूव क्या है, नैरो है और डीप है। तो नैरो का अपोजिट क्या होता है, वाइड होता है, और डीप का होता है शैलो। तो मेजर ग्रूव नैरो और डीप है, तो माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव ऑब्वियसली बड़ा है तो वो नैरो है, डीप है, तो माइनर ग्रूव कैसा हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो नैरो का वाइड, डीप का शैलो। लाइकवाइज जो बी डीएनए है उसका भी माइनर ग्रूव कैसा होता है, ऑपोजिट होता है, नैरो एंड डीप। एंड नैरो एंड डीप किसका होता है, जेड डीएनए का भी होता है। तो ये थोड़ा सा अगर आप इस टेबल का ही स्क्रीनशॉट लेके 2-4 बार देख लेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले भी देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी शुगर पकरिंग आपको मैंने उस दिन बताया था, C3 एंडो होता है ए डीएनए में, C2 एंडो होता है बी डीएनए में, एंड C2 एंडो फॉर पायरिमिडीन एंड C3 एंडो फॉर प्यूरिन। इसके अलावा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड ऑल्सो दी राइट हैंडेडनेस तो आपको याद ही रहेगा कि सिर्फ जेड डीएनए ही लेफ्ट हैंडेड है, बाकी दोनों डीएनए राइट हैंडेड है। तो ये अगेन 100% आने वाला क्वेश्चन है, चाहे स्टेटमेंट में आए, चाहे मैचिंग में आए, चाहे कॉम्बिनेशन में आए, बट आएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन सिर्फ ओरली बताए हैं, बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम प्लानिंग कि मैं सॉलिड 50 क्वेश्चंस का पूरा एक सेशन लेके आऊँ बैक टू बैक, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि कैसे आप कर सकते हैं उस पर वर्क, एंड ऑल्सो कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। एंड थ्रू 50 क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे एक साथ, सो आपको सोचिए खुद ही कि कितना बेनिफिट होगा, बिकॉज आई ऑलवेज इंक्लूड दी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड की पॉइंट्स ऑल्सो। सो अगर आप चाहते हैं तो डू कमेंट, एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस 50 क्वेश्चंस का मैं सेट प्रोवाइड करते जाऊँगी, बिकॉज बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। सो आई विल डू दिस टू यू इफ़ यू विल कमेंट, एंड अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।